नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कारगिल रिव्यू कमेटी के बारे में। आज के टाइम पे दोस्तों जितने भी कंट्री के अंदर सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनका रिलेशन कहीं न कहीं पे आपका कारगिल रिव्यू कमेटी से ज़रूर बनेगा। तो आप इस पूरे लेक्चर सीरीज को ढंग से देखिएगा। आप पूरे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से कारगिल रिव्यू कमेटी को बनाया गया था, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड था, कौन-कौन इसमें मेंबर थे, उन मेंबर ने क्या-क्या रिकमेंडेशन दी, उन रिकमेंडेशन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और आज के टाइम पे जो चीज़ें हमें दिख रही है वो क्यों दिख रही हैं और उसमें कारगिल रिव्यू कमेटी का किस तरीके से हाथ है। तो इन सभी चीज़ों को हम आपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, तो हमने अपने चैनल के ऊपर एक फैक्टोलॉजी नाम से सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर ये हमारा चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिसके आपके पेपर 2 के अंदर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आपके कम से कम भी 20 प्लस मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि मान लो अगर आपके 80 मार्क्स आपको मिल रहे हैं पेपर 2 के अंदर, तो आप इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद इतने कैपेबल हो जाएँगे 100 या 110 तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को रिक्वेस्ट है कि पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं। हम अब बात करेंगे रिसेंट के कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि हम कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता ही है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या पहले सीडीएस थे, उनकी अभी रिसेंटली ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे में मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के पश्चात बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी थे। पेपर 1 के अंदर आपके सीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि सीडीएस कौन होता है? किस पोस्ट क्या पोस्ट होती है ये? या फिर कितने स्टार रैंकिंग ये ऑफिसर होता है? या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो सीडीएस को किस कमिटी के द्वारा बनाया, किसकी रिकमेंडेशन के द्वारा बनाया गया? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? इनकी पावर्स क्या होती है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके बन सकते हैं, वो आप अपने आप से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 के अंदर क्या पूछा जा सकता है कि सीडीएस का रोल क्या है आज के टाइम पे आर्म्ड फोर्सेस को एकजुट करने में या फिर डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, सीडीएस के कारण ही दोस्तों, अगर नहीं पता है आपको, जो पहले ये बोला जाता था कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग होती है तो कोई ना कोई सिविलियन ही उसको हेड करता है। जैसे कि पहले क्या होता था कि मान लो कि डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट करनी है तो जो हमारे रक्षा मंत्री थे वो किससे पूछते थे? एक आईएएस ऑफिसर से पूछते थे, सेक्रेटरी जो होते हैं आपके डिफेंस सेक्रेटरी, उनसे पूछते थे कि आप ये बताओ कैसे कैसे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, उनको सजेस्ट करने के लिए एक और पर्सन आ गया है जिसको हमने बोला सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बारे में हम आज इतना डिस्कस नहीं करेंगे। आज का हमारा जो एजेंडा है टॉपिक का, वो है कारगिल रिव्यू कमेटी। तो अभी हम बात करते हैं कारगिल रिव्यू कमेटी के बारे में। तो सबसे पहले तो आता है कि कारगिल रिव्यू कमेटी का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि सीडीएस का बैकग्राउंड क्या था, कारगिल रिव्यू कमेटी। अब कारगिल रिव्यू कमेटी का बैकग्राउंड क्या है वो अब हमें जानना है। तो बेसिकली क्या हुआ कि दोस्तों 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुआ। कारगिल वॉर के अंदर हमें जीत अवश्य मिली थी, लेकिन उससे हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलने को मिला था। तो कारगिल रिव्यू कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो ये बताती है कि वो कारगिल वॉर हुआ ही क्यों, इसके पीछे कारण क्या थे और उन कारणों को देखते हुए हम कितने तैयार थे और हम जितने तैयार थे उस तैयारी के बावजूद भी हमें इतना नुकसान क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई है कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि क्या क्या चीजें अब हम करें या इंप्लीमेंट करें, क्या फोर्स हम बनाए जिससे कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी अगर वॉर लाइक सिचुएशन आए तो हम उसको आराम से टैकल आउट कर सके। ठीक है दोस्तों, ये थी एक जनरल सी कारगिल रिव्यू कमेटी के बारे में इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या हुआ, अब ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ, ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गई थी 15 दिसंबर 1999 के अंदर। ये दोस्तों अगर आपको नहीं पता है, तो जो 26 जुलाई थी ना, 26 जुलाई 1999, उस टाइम पे कारगिल वॉर बंद हो गया था। तो बंद होते ही 3 दिन के बाद ही कारगिल रिव्यू कमेटी को बना दिया गया था। ठीक है कि आप अभी से अपना काम स्टार्ट कर दो। तो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वो फिर कंप्लीट कब हो गई, 1999 के अंदर कंप्लीट हो गई और उसको फरवरी 2000 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर रखा गया कि डिस्कशन आप इस पे कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो भी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी कि एक तरीके से अपना एक डॉक्ट्रिन टाइप से ही मान लीजिए कि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्ट्रिन है, वो पहले किसकी वजह से चलता आ रहा था, वो पहले आ रहा था हास्टिंग्स इसमें और लाउस माउंटबेटन के रिकमेंडेशंस की तरफ से। लेकिन लेकिन जो हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, तो इंडिपेंडेंस से पहले तो ये चलता ही चलता था, और 1999 तक भी, ये 52 साल तक ये लगातार रहेगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस का जो बेसिक माइंडसेट था उस टाइम पे भी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। उसी दौरान हमारे को क्या क्या चीजें हुई, साइनो इंडो वॉर, साइनो इंडियन वॉर हुआ, यानी कि 1962 वाला जो हमारा चाइना के साथ युद्ध था वो उस टाइम पे हुआ। उसके बाद 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ एक वॉर लड़ा। उसके बाद 1971 वाला जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था वो भी हमने लड़ा। इसके साथ ही हमें क्या हुआ दोस्तों, न्यूक्लियर डेंजर अब हमें देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था। कोल्ड वॉर के अंदर भी हमें बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। उसके बाद अब हम कश्मीर में क्या देख रहे हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर देख रहे हैं कि हाइब्रिड तरीके से हमें हमारे इंडियन को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। या फिर हम एक बात बोले तो कि जो पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड कट्स, तो वाली पॉलिसी को किस तरीके से कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही जो मिलिट्री अफेयर्स के अंदर जितने भी रिवोल्यूशन आ रहे हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, वो हमें किस तरीके से इफेक्ट करे। तो ये
सारी चीजें थी जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को एक तरीके से वीक बना रही थी। ठीक है, ये हमने सिचुएशन ऐसी ऐसी देखी हैं। तो इन सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें एक ऐसी कमेटी की जरूरत थी जो हमें एग्जैक्टली ये बताए कि हम किस तरीके से आने वाले टाइम में अपनी आर्म फोर्सेस को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं और अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेन एजेंडा कारगिल रिव्यू कमेटी का दोस्तों ये था, ये इसका बैकग्राउंड था। अब हम आते हैं इसके मेंबर्स के बारे में। तो इसके मेंबर्स कौन कौन थे दोस्तों? इसके मेंबर हमारे 5 मेंबर थे और उसको जो हेड किया था वो क्या था, के सुब्रमण्यम ने, वही इसके चेयरपर्सन में थे, वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद कौन कौन और मेंबर थे? एक थे लेफ्टिनेंट जनरल के हजारी, वो उस टाइम पे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर तैनात थे। उसके बाद है बीजी वार्गिश, ये कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे। और सतीश चंद्रा है, ये क्या थे दोस्तों, उस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है और इनके ही वो सेक्रेटरी थे। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया है वो थे हमारे उस टाइम के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि आज के टाइम पे अजीत डोवाल है। उस टाइम पे कौन होते थे? ब्रजेश मिश्रा थे। तो इन सभी लोगों ने ही मिलकर इस पूरी कारगिल रिव्यू कमेटी को हेड किया था और इसके अंदर ही उन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशन भी अपने बिहाफ पर दी थी। उसके बाद आते हैं हम टाइमलाइन के ऊपर कि किस तरीके से कारगिल रिव्यू कमेटी को बनाया गया है या क्या क्या चीजें इसमें आई थी। तो देखिए दोस्तों, पहले तो 3 मई 1999 के अंदर पाकिस्तान का इंट्रूजन हुआ था कारगिल के अंदर। और ये फिर रिपोर्ट किसने किया था? वो वहां पे लोकल शेपयार्ड्स थे, उन्होंने बताया कि कुछ पाकिस्तान की तरफ से लोग यहाँ पे कारगिल के अंदर आ रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन फिर हमारे यहाँ पे आर्मी को पता चली, आर्मी ने फिर उसके ऊपर एक्शन वगैरह लिए। ठीक है, उसके बाद से हमारा कारगिल रिव्यू एक तरीके से स्टार्ट हो चुका था। फिर 24 जुलाई 1999 के अंदर एक कमेटी बनाएगी जो कि कारगिल वॉर की बातों को देखेगी, किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट्स कारगिल वॉर के दौरान हमारे हुए हैं। 26 जुलाई 1999 के अंदर कारगिल वॉर को ऑफिशियली एंड कर दिया गया और इंडियन आर्मी को बता देगा कि आप जीत चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 3 दिन के बाद यानी कि 29 जुलाई 1999 के अंदर कारगिल रिव्यू कमेटी को फॉर्म कर देगा, एक तरीके से सेटअप कर देगा। फिर 15 दिसंबर 1999 को इसकी रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई थी। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें डेवलपमेंट चलती रही कि फिर प्रधानमंत्री के सामने वो रिपोर्ट रखी, फिर पार्लियामेंट के सामने वो रिपोर्ट आ गई थी 23 फरवरी 2000 के अंदर। फिर उसके बाद भी फिर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया जो कि आखिर में जाके असली डिसीजन मेकिंग वही करते हैं, वही इसके असली चीजें को बनाते हैं। तो उन्होंने उसको बनाया है। फिर लास्ट में 26 फरवरी 2001 को जीएम ने मतलब यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया था। ठीक है, तो अब इसके आते हैं मेन फाइंडिंग्स के बारे में कि फाइंडिंग्स क्या क्या चीजें हमें कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर देखने को मिली है। तो बेसिकली इसमें 2 चैप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 13 आपको बताता है कि रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग हमें मिली है। ठीक है, इसने क्या क्या चीजें बोली है? इसने बोला है कि जो इंट्रूजन था वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से सरप्राइज था। और ये दोस्तों ये मतलब किसी भी कंट्री के लिए अगर मान लो कोई चीज उनके पास सरप्राइज तरीके से आ रही है या कोई एकदम से उनके ऊपर अटैक कर देता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी एकदम से घट जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ माना जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस कमेटी ने फिर बताया कि यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज थे, यानी जो जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे थे वो अलग अलग थे। गवर्नमेंट कुछ अलग बोल रही है, आर्मी कुछ अलग बोल रही है और मीडिया कुछ अलग बोल रही है। तो इन तीनों के ही रिस्पॉन्सेज को एक जगह पे कोलैक्ट किया गया और उसके ऊपर भी कमेटी ने पूरी तरीके से डिस्कस किया कि इनके रिव्यू कैसे कैसे आ रहे हैं और इनके रिव्यू के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कोई अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई अपना जो अपनी गलती है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा था। तो सारी चीजें इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर डिस्कस की गई। फिर उन्होंने बताया कि लैक ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कि उस टाइम पे दोस्तों रो होती है, रो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, इंटर इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? आईबी है। तो इन दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। उसके साथ ही इंडियन आर्मी की भी अलग से एक इंटेलिजेंस विंग होती है, उसके अंदर भी हमें देखने को कुछ नहीं मिला। तो इनके आपस में वो कुछ बताता था दूसरी बॉडी को, दूसरी बॉडी उसको मानने ना मानने कोई उनपे कोई फिक्स टारगेट नहीं था। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली जिसकी वजह से हमें बाद में बताया गया कारगिल रिव्यू कमेटी में कि जो रो का ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो तो एक तरीके से फेलियर ही था, बहुत ज्यादा वीक था। और कुछ जो भरपाई करी गई है वो किसके द्वारा? वो उनके कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाया, इसकी वजह से हमें देखने को मिले। लेकिन चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 में क्या बोला है कि वार से पहले तो रो ने काफी मतलब बुरा तरीके से काम किया, यानी उन्होंने अच्छा कोई भी चीजें हमें देखने को नहीं मिली, उनका इंटेलिजेंस फेलियर था, ये सभी चीजें उन्होंने बोली। लेकिन 14वें चैप्टर में उन्होंने ये बात भी बोली कि जब वॉर स्टार्ट हो चुका था उसके बाद रो ने अपना काम बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। उन्होंने इवन क्या किया था, परवेज मुशर्रफ थे और चाइना के बीच में जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था उनको उन्होंने इंटरसेप्ट भी कर लिया था, उनकी बातचीत को सुन लिया था, उनकी बात को रिकॉर्ड भी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रो की ही एक एजेंसी है जो कि एविएशन रिसर्च सेंटर है, यानी कि जो एविएशन रिसर्च सेंटर है उसने भी काफी अच्छे तरीके से काम किया। उन्होंने एरियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद की और इंडियन एयरफोर्स है उसकी काफी ज्यादा तरीके से मदद की। और हर तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन हो अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे उन्होंने टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। उसके बाद दोस्तों फिर क्या है, उसके बाद कुछ ऐसी डिटेल्स भी थी जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिकल और मीडिया से रिलेटेड थी, जो कि वहां पे इस रिपोर्ट में बताई गई है, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी उसको अभी भी सीक्रेट ही रखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, इस रिपोर्ट के अंदर मतलब एक बात और बताई गई है कि कारगिल वॉर है इसको अवॉइड भी किया जा सकता। वो अवॉइड कैसे किया जा सकता था कि जिस पोजीशन से वो कारगिल के अंदर एंट्री की थी
जो इंट्रूजन्स ने, तो उस टाइम पे हम वहां पे अगर ट्रूप्स को स्टेशन कर देते या ट्रूप्स को वहां पे खड़ा कर देते थे, तो शायद आज के टाइम पे वो हमें कारगिल वॉर देखने को ही नहीं मिलता। लेकिन फिर उन्होंने एक बात और कही कि अगर वो उस टाइम पे स्टेशन होते तो वहां की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और उसके साथ ही अगर वहां पे हमने जवानों खड़ा कर दिया होता तो देश के और इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान फायदा उठा लेता, और फिर वहां पे ब्लेड इंडिया वाला जो थ्योरी है वो अपनी प्रूव करने की कोशिश करता। तो ये थी दोस्तों फाइंडिंग्स इसकी। उसके बाद क्या है, रिकमेंडेशन आती है, यानी कि हमने देखा कि क्या क्या फाइंडिंग्स है, अब आते रिकमेंडेशन क्या कि क्या क्या उन्होंने रिकमेंड किया। बेसिकली उन्होंने ये पहले सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बोला कि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी कि जो अंग्रेजों के जमाने का नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको थोरोली रिव्यू करो आप। ठीक है, और थोरोली रिव्यू करने के बाद उसमें कमियां ढूंढो कि कौन कौन सी उसमें कमियां है, और उन कमियों के ऊपर काम करो। तो पहली बात तो केआरसी ने, यानी कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने यह बात बोली है। दूसरी बात बोली है कि इसके अलावा आप सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी एंगल है, उसको दोबारा से रिव्यू करो। उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को हमें रिव्यू करना था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रिव्यू करना था, इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिव्यू करना था, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिफेंस बजट एंड मॉडर्नाइजेशन, नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड अपेक्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि हायर डिफेंस ऑर्डर। उसके बाद है India's national policy, media relations and information technology, civil military license, declaratory policy for एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने फिर बाद में बोला कि इन सभी को भी आपको रिव्यू करना है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर, वो आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बेसिकली क्या थे, जो हमारी सीसीएस थी, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी, उसने बोला कि कारगिल रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए और उसके अंदर कोई भी रिकमेंडेशन को कंसीडर करने के लिए एक अलग से बॉडी होनी चाहिए। उसको उन्होंने क्या नाम रख दिया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उन्होंने नाम रख दिया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन लोग आते थे उस टाइम के जो मिनिस्टर्स थे, यानी कि होम अफेयर्स के कोई मिनिस्टर हो गए, डिफेंस के मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस के मिनिस्टर हो गए, इन सभी को एक जगह पे लेके आओ भाई। उसके बाद क्या, हमारे जो एनएसए थे उस टाइम के, यानी कि ब्रजेश मिश्रा थे, वो जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उस टाइम के, उनको ये भी बोला गया कि आप कोई भी मीटिंग हो जीओएम की, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कोई भी मीटिंग हो, किसी भी तरीके से मीटिंग हो, चाहे वो होम अफेयर्स की अलग से मीटिंग हो या डिफेंस की मीटिंग हो, आपको सभी को अटेंड करना है और सभी के अंदर अपने सजेशन देने हैं और उन सभी को सुपरवाइज भी एक तरीके से आपको करना है। तो ये बात बोली गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो जीएम मतलब जीओएम है, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने फिर क्या अलग अलग टास्क फोर्स क्रिएट कर ली। ठीक है दोस्तों, और अलग अलग टास्क फोर्स क्रिएट करी तो उनको अलग अलग को एक पर्सन दिया गया कि आप इनको हेड करोगे और आप ही ये सारा काम करोगे। जैसे कि सबसे पहले तो इंटेलिजेंस अपरेटस के ऊपर एक कमेटी को हेड किया गया, एक कमेटी बनाई गई, यानी कि टास्क फोर्स बनाई गई। ठीक है, वो कौन थे उसके हेड उस टाइम पे, जीसी सक्सेना थे। वो क्या थे, फॉर्मर रो चीफ थे, और उससे पहले वो आपको उसके साथ ही वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके थे, वो एक सीनियर आईपीएस अधिकारी भी थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, टास्क फोर्स ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी एक उन्होंने टास्क फोर्स बनाया, जो इसको हेड कौन करे थे, एनएन वोरा करे थे। वो पहले डिफेंस सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी रह चुके थे। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका सीपीएफ का एग्जामिनेशन है और आपके अंदर अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर सिक्योरिटी के एंगल कोई भी आता है, तो आप फटाफट इस पर्टिकुलर लाइन को कॉपी कर दीजिएगा, टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द दैट कारगिल रिव्यू कमेटी, और जिसको हेड किया था माधव गुडबोले ने। वो क्या थे, वो भी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, और बाद में वो होम सेक्रेटरी भी बन गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक लास्ट आता है टास्क फोर्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस के ऊपर उसको किसने हेड किया था, अरुण सिंह ने किया था। वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एडवाइजर के रूप में काम कर चुके हैं और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी वो रह चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जीओएम, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने खुद की भी एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको उन्होंने नाम रखा था रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, और बाद में इनको फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे उसको दिखाया गया, उनके टेबल पर रखा गया और बाद में इसके ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन कौन सी चीजों को इंप्लीमेंट किया गया और उनसे क्या क्या इंपैक्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने थोरोली किसको रिव्यू किया, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को। बार बार में ये चीजें, बार बार में ये लाइन दोबारा से आ रही है, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। तो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इसका इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों कारगिल रिव्यू कमेटी का, तो इसको आप जरूर से जरूर मेंशन करना है। ठीक है, और इसको किसने किया था, थोरोली रिव्यू जीओएम, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसमें आपके सभी तरीके के मिनिस्टर्स आते हैं, जिसको हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। उसके बाद क्या है, उन्होंने बोला कि फुल टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होना चाहिए। तो उस टाइम पे ही ये बात चली थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऐसा नहीं कि टेम्परेरी तौर पे आप बना दो ना बनाओ, नहीं, अब से क्या होगा, अब से एक फुल टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि एरियल सर्विलेंस है उसको इंप्रूव किया जाए। उसको इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा पंगा हो गया था कि जो हमारे यूएस से रिलेटेड जो जीपीएस वगैरह थे वो उतने अच्छे से तरीके से काम नहीं कर रहे थे, या फिर जो यूएस ने हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिससे कि हमारे मिलिट्री को काफी लॉस हुआ था। तो उस टाइम पर उन्होंने बताया कि खुद के सैटेलाइट्स बनाने हैं और खुद के यूएस बनाने हैं आपको। तो उसके लिए इन्होंने सेटिंग अप ऑफ राइसेट सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, और बाद में फिर ये बताते कि अब यूएस को भी साथ में लगा दो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए जो कि सभी तरह के कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को
कलेक्ट करें, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, 2004 के अंदर एनटीआरओ बना दिया, यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रो के अंडर काम करता है, ठीक है। एक इन्होंने बनाया है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा थिंक टैंक बनाने की भी कोशिश की कि जो ऑर्गेनाइजेशन हर तरीके से किसी भी टाइप का वॉरफेयर हो, उसको एक जगह पे सारी चीजें एक जगह पे लाके हमारे पास रख दे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन कर सके, ज्यादा से ज्यादा उससे बेनिफिट उठा सके। जैसे कि सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है, उस तरीके से कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाए। तो ये बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आर्मी के अंदर जो एंट्री की एज है उसको अब और रिड्यूस किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये बात भी उन्होंने बोली है। उसके बाद जो लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि जो पेंशन एक्सपेंडिचर है अपने आर्मी का या फिर किसी भी आर्म फोर्सेस का, उसको घटा देना चाहिए। लेकिन ये आज तक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके पॉलिटिकल बहुत सारे कारण हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अभी मेन चीजें यही थी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अब इंप्लीमेंट किया गया। तो सबसे पहले तो क्या इंप्लीमेंट किया गया, सीडीएस की पोस्ट के लिए उन्होंने बोला था, सीडीएस की पोस्ट को हमने इंप्लीमेंट कर दिया गया 2019 के दिसंबर के अंदर, ठीक है। उन्होंने कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर ये बात बोली गई थी कि एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जो कि हर तरीके की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, सभी की जो मेन चीजें हैं उनको बताए डिफेंस सेक्रेटरी को, और साथ में हमारे रक्षा मंत्री को भी सजेस्ट करे कि ये चीजें डेवलपमेंट होनी चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके फेवर के लिए उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक पोस्ट क्रिएट की, जिसको सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे अभी, जनरल बिपिन रावत बने थे। ये एक 4 स्टार रैंक के ऑफिसर की पोस्ट है, यानी जनरल के इक्विवेलेंट की एक पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने बोला ए क्रिएशन ऑफ एडिशनल 3 सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि एडिशनली 3 सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जहां पे हम तीनों फोर्सेज को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर सके और उनकी स्मूथ तरीके से एक कोऑर्डिनेशन सेटअप किया जा सके, ताकि आने वाले किसी भी एडवर्स सिचुएशन में उनको हेल्प आउट मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या बनाया, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया, अंडमान और निकोबार पे एक ज्वाइंट ट्राइलेटरल कमांड बनाई, ट्राई सर्विसेज कमांड बनाई। उसके बाद न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाई है। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड बनाई है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बनाया है, डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाई है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाया। तो इन सभी चीजों को उन्होंने बनाया है। उसके बाद ही उन्होंने एक बात और बोली है कि अब से कंट्री के अंदर कुछ ऐसा कार्ड बना दिया जाए जिससे कि सभी की आइडेंटिटी हमें एक ही जगह पे पता चल जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, अभी आधार कार्ड बनाया। तो दोस्तों जो आप आधार कार्ड जो आपको बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, बहुत ही चीजें, वो भी किसकी क्रिएशन है, वो भी आपकी कारगिल रिव्यू कमेटी की ही एक तरीके से क्रिएशन है। तो ये दोस्तों इतनी डेप्थ में इसकी रिकमेंडेशन जा रही है और इतनी डेप्थ में इसको पढ़ा भी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हम अपने चैनल की वजह से हमने आज के टॉपिक को तो डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो सीएपीएफ का एग्जामिनेशन है 2022 वाला खासकर, इसके अंदर जो पहले से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और कंपटीशन बढ़ने की तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 के बारे में पूरे के पूरे जो भी कोचिंग्स हैं और कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो कहीं पे कोई भी गाइडेंस हमें अच्छी देखने को मिलती नहीं है। लेकिन हमारे इस चैनल के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पेपर 2 के अंदर कम से कम इतना कैपेबल बना दे कि आपका जो स्कोर है 100+ चला जाए। इवन हमारा टारगेट तो ये है कि आपका 120 तक स्कोर जाना चाहिए। हमने खुद ऐसे बच्चों को गाइड किया है जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर भी किया है और 2020 वाले के अंदर उन्होंने सिलेक्शन भी लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर हम कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, पहले तो हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं और पूरी लेक्चर सीरीज कि किस तरीके से आप पेपर 2 को टैकल करना है। इसके अंदर हम हर एक टूल्स और ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पेपर 2 के अंदर अच्छा स्कोर करने में मदद मिले। उसके बाद हमने अभी इसके अंदर इंटर सिक्योरिटी के लेक्चर्स हैं वो अपडेट कर दिए हैं, जो कि 2022 वाली अपडेट है, ठीक है। उसके बाद हमने एक फैक्टोलॉजी नाम से सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम मोटी मोटी वो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेपर 2 के अंदर आपके कम से कम 20 मार्क्स अप करने में हेल्प करेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने रिपोर्ट राइटिंग के लेक्चर बना दिए हैं, आर्गुमेंट राइटिंग के अपडेट कर दी है, ऐसे राइटिंग अपडेट कर दिया है, इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स अपडेट कर रखे हैं। आपके ऑल इंडिया टेस्ट हम अलग से कंडक्ट करवाते हैं, जिसको हम चेक भी करते हैं और उसके अंदर आपको बता दिया जाता है, डिटेल्ड आपको रिव्यू दिया जाता है कि आपकी क्या गलती है, क्या क्या आप और चीजें कोशिश कर सकते हैं, कैसे अपने क्वेश्चंस को या अपने आंसर को इंप्रोवाइज करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री का हथौड़ा नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम उन हिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर ही काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और उनसे क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा पेपर के टाइम पे कि इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके हमने एक यहाँ पे अलग से डिकोड किया है आर्ट ऑफ एसे राइटिंग। तो ये यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, तो आर्ट ऑफ एसे राइटिंग को डिकोड करने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर हमने अलग से स्टडी मटेरियल भी तैयार कर रखा है, तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों पीवाईक्यू की इन डेप्थ एनालिसिस, और हम आपको बताएंगे कि कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों पूछा गया, उसके पीछे कारण क्या थे, क्या क्या उसमें चीजें हो सकती थी, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम पे क्या ऐसे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख सकते हैं, और इवन दो अगर उनमें से कोई प्रिडिक्शन ना भी आए, मान लो कि हम बिल्कुल ही गलत हैं, ना भी आए, तो हम आपको इतना कैपेबल जरूर बना देंगे अगर आप हमारे जो समाधान कोर्स है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, तो इसके अंदर हम आपको इतना अच्छे तरीके से कैपेबल बना देंगे, आपको 100 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी अगर ऐसा चाहिए कि आपको एक सीरियस तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है, तो आप डेफिनेटली एक बार समाधान कोर्स को जरूर से जरूर दीजिए। दिस इज हाईली रिकमेंडेड कोर्स, ठीक है। आपको इस जितनी क्वालिटी कहीं पर नहीं मिलेगी, आप पूरे यूट्यूब के ऊपर देख लीजिए, कहीं कोचिंग पे जाकर देखिए, लेकिन आपको पेपर 2 के रिलेटेड आपको इतनी अच्छी जो गाइडेंस है, इतनी अच्छी जो आपको
सर्विसेज है वो कहीं पर नहीं मिलेगी। हाउएवर हमारा जो 70% कंटेंट है वो हमने यूट्यूब पे और बाकी का जो हमारे एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है, आईओएस की जो एप्लीकेशन है और टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर हम बहुत सारा चीजें हम शेयर करते हैं। अगर आप सिर्फ वो भी फॉलो करोगे तब भी पास हो जाओगे। लेकिन ये क्या है, ये उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जो कि अपनी खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पेपर 2 में स्कोर 100+ जाए, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को एक बार लुकआउट कीजिए। तो आज की जो ये वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इतना ही था। अगर आप हमसे कभी से किसी भी तरीके की या कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 8930919491, और हम ईमेल भी कर सकते हैं defensestudies007@gmail.com के ऊपर। ये हमारे जो एप्लीकेशन है उसका QR कोड है, आप इसको स्कैन कीजिए, यहाँ से आप डायरेक्टली ही हमारी जो ऐप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।